हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एग्जाम पेपर्स। जनरली हमें पता है कि एग्जाम पेपर तो लिखना सबको आता है और हम एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो एग्जाम का पेपर है उसमें किस तरह से क्या लिखना है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें जीटीयू के अंदर, तो जीटीयू के अंदर भी कुछ एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो किस तरह से लिखने होते हैं और किस तरह से उसके अंदर जो फिगर्स है और बाकी सभी चीज़ों है उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि एग्जाम देने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है वो है मेंटल स्ट्रेंथ। हमें अपना हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको हमें फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ उसको हमें सही तरीके से रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जाते ही उसको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने तैयारी की इसमें ये कम है, ये मैंने नहीं किया अभी, ये मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, ये मुझे आता नहीं है, ये चलाया नहीं था, वगैरह वगैरह। लेकिन वो सभी चीज़ें हैं वो इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हमें हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, हमें जो आता होता है वो उसमें से भी आधा हम भूल जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको हमें स्ट्रांग रखना चाहिए कि नहीं ये सब कुछ हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें हमारे दिमाग को ठंडा रखना है, मतलब कि एकदम कूल माइंड से एग्जाम भरने के लिए जाना है और सभी चीज़ें हमें पहले से ही तैयार करके लेकर जानी है उसके एक दिन पहले ही। जिस दिन एग्जाम होती है उसके एक दिन पहले ही, जैसे पेन पेपर हो गया और रिसिप्ट हो गया, वो सब कुछ, कैलकुलेटर अगर ज़रूरी है तो वो भी, जो भी ज़रूरी है वो सब कुछ हमें पहले से ही लेकर एकदम सही तरीके से बैग में रखकर हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद हमें बी काम, यानी कि एकदम शांत रहना है, ठीक है, ज़्यादा वो परेशान नहीं होना है। और उसके बाद हमें सेकंड थिंग ये ध्यान में रखनी है कि भाई हमें, मतलब कि हैप्पी माइंड सेट, हमारी जो हमें जो हम माइंड में जो भी ये नेगेटिव जो हम सोच रहे होते हैं उन सभी को हमें बाहर निकाल लेना है और एकदम शांति से हमें पेपर भरना है। तो हमें 5-10 मिनट या 15 मिनट हमें अर्ली टाइमिंग पे ही हमें वहाँ पे एग्जाम रूम में हमें पहुँच जाना चाहिए। उसके साथ ज़रूरी है तीसरी बात, वो है बी पॉजिटिव। जो भी हमने तैयारी की होगी वो तैयारी अच्छी ही होगी, जो भी हमने पढ़ा होगा वो सही होगा और उसमें से कई सारी चीज़ें आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी है वो ये है कि पहले हमें बी पॉजिटिव होकर, जिन्होंने तैयारी की है होती है उनकी बात है, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनको तो कई सारी चीज़ें दिमाग में घूमती होगी, लेकिन उनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि भाई आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, तो वो भी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है कि एग्जाम को लिखना। तो एग्जाम पेपर्स में लिखने में ज़्यादातर स्टूडेंट्स है ना, वो लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसमें पहला होता है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी हम एग्जाम का पेपर लिखने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि हम जो भी क्वेश्चन नहीं आता है और जो क्वेश्चन सही नहीं होता है उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो आपको देख नहीं पा रहा है, वो आपका मार्क्स बहुत अच्छे है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन वो आपको देख नहीं रहा है, वो आपने जो लिखा है वही वो देख रहा है। तो आपने जो लिखा है वो उस तरह से होना चाहिए कि जिससे सामने वाले इंसान को, जो एग्जामिनर है, उसको ये पता चल जाए कि ये जो लिखा है वो सही है। तो हमें हमेशा उसी पेपर क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए जो हमें अच्छी तरीके से आता हो। सो फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन, और उसमें राइटिंग भी आता है। राइटिंग जिसकी अच्छी होती है उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। और कई बार क्या होता है, जो क्लेवर स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने कई बार सुना है कि जो
बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी सही मार्क्स नहीं मिलते, जिन्होंने जितना लिखा होता है उतने मार्क्स उन्हें नहीं मिलते। उसका जो मेन रीजन होता है उसमें फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन। उन्होंने जो प्रेजेंट किया होता है वो कई बार एग्जामिनर को पसंद ही नहीं आता, तो वो क्या करता है कि वो उसमें जो मार्क्स मिलने होते हैं उनसे वो कम मार्क्स दे देता है। तो प्रेजेंटेशन है वो सबसे पहली और एक इम्पोर्टेंट यानी कि महत्व की बाबत है। सेकंड थिंग होती है वो है फिगर्स और टेबल्स और ड्राइंग्स। अगर हम बात करें कोई भी प्रकार की आकृति, अगर आप कोई भी आकृति या फिगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आकृति उस प्रकार से होनी चाहिए कि जो एकदम से क्लियरली विजिबल हो, और उसके लिए हमें पेंसिल का ही उपयोग करना चाहिए, ना कि पेन का। पेन का उपयोग तो अगर कोई ऐसी पेंसिल आ चुकी है या फिर बहुत ही लाइट पेंसिल है तो ही अगर हम पेन का उपयोग थोड़ी बहुत जगह पे करेंगे तो चलेगा, लेकिन पूरी की पूरी फिगर पेन से ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और उसमें गलती भी होने के बाद वो सुधारने की कोई चांस ही नहीं होगी। तो टेबल्स और ड्राइंग्स वो भी बहुत जरूरी है। तो फिगर्स, जब भी हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर का नाम फिगर के नीचे लिखना होता है। टेबल, जब भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं कोई भी प्रकार का, कोई किसी की भी प्रकार का, तो टेबल्स के नाम हमेशा टेबल के ऊपर होता है। और ड्राइंग में तो आप सब जो जानते ही होंगे कि उसमें ज्यादा ये नाम वगैरह कुछ उसमें नीचे नहीं आना चाहिए। ड्राइंग का नाम मैं बोल रहा हूँ, फिगर का नाम है ना वो होना चाहिए, ठीक है। फिगर के अंदर के नाम है वो तो अलग ही चीज है। फिर होता है वो है उसमें जो हम पेन यूज करते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करते हैं और वो बहुत ही सही बात है। लेकिन अगर हम चाहें तो क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन का नंबर, ऐसा है सब कुछ के लिए हमें ब्लैक पेन यूज में अब ले सकते हैं, और बाकी सभी चीजों के लिए हम ब्लू पेन यूज करते हैं। ब्लैक या ब्लू ये दोनों ही सही पेन है, इसके अलावा कोई भी पेन है वो यूज करना वो सही नहीं होगा। उसके बाद आता है राइट क्वेश्चन विथ राइट टाइम। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर का कोई पेज है, आंसर शीट है, राइट, और उसमें हम कोई चीज हम लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या आता है वो क्वेश्चन का नंबर ही नहीं लिखता है, वो ऐसे ही आंसर शुरू कर देता है। और फिर बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं लिखना था, वो कहीं और लिखना था। तो फिर एग्जामिनर को भी पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ पे लिखा है, और ये या फिर ये क्वेश्चन कौन सा है और इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें सही तरीके से लिखना होता है कि क्वेश्चन जो कोई भी हो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3 लिया है, तो क्वेश्चन 3 का अगर ए है तो हमें इन ब्रैकेट लिखना होता है कि ये ए है, ये बी है, या सी है, या डी है, जो भी है वो, ठीक है। और उसके बाद भी कई बार जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 के ए में तो 2 ऑप्शन होंगे, एक और होगा और एक मेन होगा। तो हमें ये भी यहाँ पे नोटिफाई अच्छी तरीके से बताना पड़ता है, हमें बताना चाहिए। ये हमारी एक बेसिक थिंग में आता है कि हमें यहाँ पे बताना चाहिए कि ये और का क्वेश्चन है। अगर वो और यानी कि आप अथवा का क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन 3 का अथवा का, तो यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे उसको बताओ आप कि ये क्वेश्चन 3 ए का और है, तो सामने वाले एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन 3 ए का और का आंसर है। तो जिससे उसे ढूंढने में आसानी होगी क्वेश्चन पेपर में भी, और आपको यहाँ पे जो भी चीजें लिखी होगी वो उसको यहाँ पे समझने में भी आसानी होगी। वरना बाद में ऐसा होगा ये 3A का तो ये आंसर है नहीं, तो ये तो किसका लिखा है आंसर, ऐसा हो जाएगा फिर। और ये आपके मार्क्स कम भी कर सकता है। अगर आपने और नहीं लिखा है और आपने आंसर और का दिया है तो ये आपके मार्क्स घटा सकता है पूरा, या फिर इसको आप ये इसको 0 भी कर सकते हैं एग्जामिनर, क्योंकि आपने लिखा नहीं है। उसके बाद सबसे बेसिक थिंग आती है वो है, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए वो है फिगर। आपकी जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा होता है, नोटिफाई किया होता है कि भाई यहाँ पे आकृति बनाने के बाद उसकी प्रक्रिया या फिर उसकी प्रोसेस, ये सब कुछ हमें समझाना है। ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फिगर लेनी है या फिर टेबल ड्रॉ करना है। वो फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें आगे उसका डिस्क्रिप्शन
या फिर प्रोसेस या फिर फंडा या फिर जो भी है वो कंसेप्ट या भी जो भी है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आता है वो आप उसकी फिगर ड्रॉ कीजिए, जिससे आपको आधा तो प्रोसेस वहां पे ही समझ में आ जाएगी भाई इसमें मुझे लिखना क्या है, जिससे आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा होगा या फिर जो प्रोसेस होगी, जो आपने फिगर के रिगार्डिंग जो भी आपने प्रोसेस लिखी होगी, वो आप सही ढंग से लिखना और स्टेप बाय स्टेप वो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखने का, यानी कि 3-4 लाइन का एक ही पॉइंट, पूरा का पूरा पैराग्राफ मत छाप देने का। यानी कि पहली लाइन से शुरू किया और जब तक आंसर शीट पूरी नहीं होती तब तक हम लिखते कहीं पे भी पॉइंट ही नहीं, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को वो देखने में बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा वो, और उसे पता नहीं चलेगा कि इसमें लिखा क्या है, और वो इतना पढ़ेगा भी नहीं और ऐसे वैसे कुछ भी मार्क डालकर आपको पास करने के लिए सिर्फ दे देगा। तो इस तरह से जो क्लेवर स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती के हिसाब से यहाँ पे जो 4 मार्क या 3 मार्क का जो भी क्वेश्चन होता है उसका वो एक ही मार्क उनको मिल पाता है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड या फिर और करके डिसएडवांटेजेस, यानी कि जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके बाद अगर उसमें बताया गया है कि भाई आपको ये प्रोसेस या फिर ये क्वेश्चन आपको समझाना है, तो डिस्क्रिप्शन के बाद हमेशा उसके फायदे और या फिर नुकसान जो भी होता है वो हमें थोड़े बहुत लिखने चाहिए, जिससे कि आपको एक एक मार्क इसका भी एक्स्ट्रा में साथ में मिल सकता है, और वो भी अलग से आपको पॉइंट आउट करके लिखना चाहिए कि ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, ऐसे। और उसके बाद अगर हमें आता है तो हम उसका यूजेस और या फिर उसके एप्लीकेशंस, ऐसे कुछ भी चीजें यहाँ पे हम डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई इक्वेशन है, कोई प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस है, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि हमें मार्क्स मिलने में ज्यादा आसानी हो सकती है और एग्जामिनर को बहुत अच्छा भी लगेगा। जैसे अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखोगे सब कुछ, तो एग्जामिनर को पेपर चेक करने में भी अच्छा लगेगा कि इसने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो वो मार्क्स भी आपको अच्छे देंगे। उसके बाद आता है राइट क्वेश्चन विथ राइट टाइम में। सपोज के मान लो कि आपने क्वेश्चन कोई है और उसके अंदर ये आपको एग्जाम्पल पूछा है, यानी कि कोई आपको मैथ्स का कोई एग्जाम्पल है वगैरह कुछ भी है, या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल किया है, जैसे थियोरी ऑफ मशीन है, डिजाइन ऑफ मशीन है, ठीक है, ऐसे कोई सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स पूछे हैं, ठीक है, तो जो कैलकुलेट करके आपको बताना है, तो उसके अंदर मान लो कि आपको अगर ज्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी अगर आप उसमें अच्छी तरीके से गिवन डेटा करके सभी चीजें यहाँ पे जो उनमें जो आपको क्वेश्चन में जो भी आपको एग्जाम्पल में जो दिया होता है वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना चाहिए, एक के बाद एक लाइन में एक एक चीजें, ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई कम से कम ये यहाँ पे एक या आधा मार्क तो ये गिवन डेटा का मार्क्स है वो आपको एग्जामिनर दे सकता है। और उसके बाद जो भी इक्वेशन वगैरह या फिर दाखला ये जो होता है एग्जाम्पल, वो आपको अगर पूरा का पूरा आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि गिवन डेटे में जो भी आपने वैल्यूज ली है वो वैल्यूज किस वैल्यू के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज किया, वो आपको गिवन डेटा के माध्यम से एग्जामिनर को पता चलेगा। तो उसमें भी इसे ऊपर लिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन 4 है, उसका ए है, उसके बाद गिवन डेटा है। ये 4 एग्जाम्पल है, वो तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखना नहीं है कि ये एग्जाम्पल है, वो तो सामने वाले को ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही ढंग से अगर आप दे दोगे तो एग्जामिनर को जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से मार्क्स देने में बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, और अगर उसको इजी रहेगा तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा, मतलब कि 90% मार्क्स है ना वो इससे बढ़ सकते हैं आपके। तो ये भी बहुत ही जरूरी बाबत है। तो अब है हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो गलती क्या करते हैं और उसमें आंसर क्या होना चाहिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिया हुआ है जो GTU का है और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का।
तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यहाँ पे ये 3 मार्क का क्वेश्चन हमने पूछा है। तो यहाँ पे सिर्फ ये हमें बताना है कि इन दोनों का जो तफावत है, जो डिफरेंस है वो क्या है, इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ यही बताना है और कुछ आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सप्लेन अल्ट्रासोनिक टेस्ट विथ नेट स्केच। आकृति के साथ अल्ट्रासोनिक टेस्ट है वो आप समझाइए। तो समझाइए कहाँ है, और यहाँ पे ये भी कहा है कि आकृति के साथ। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको सबसे पहले एक आकृति यानी कि फिगर ड्रॉ करनी है, स्केच ड्रॉ करना है अल्ट्रासोनिक टेस्ट का। उसके बाद उसकी प्रोसेस समझानी है। उसके बाद आपको अगर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह जो भी आता है, जो हमने अभी पीपीटी में हमें समझा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ स्टाइलस एंड स्केच। तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशंस पूछे हैं। यहाँ पे अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे सिर्फ लिमिट गेज के क्लासिफिकेशन यानी कि सिर्फ वर्गीकरण ही आपको देने हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर मेथड ऑफ रफनेस टेस्टिंग। वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर की मेथड है जो रफनेस टेस्टिंग के लिए जरूरी है, वो आप यहाँ पे हमें समझाइए, ऐसा पूछा है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भले ही इन्होंने नहीं बताया आपको कि यहाँ पे इसकी फिगर आप ड्रॉ कीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। आकृति के बिना आधार पर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके मार्क पूरी तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आकृति के आधार पर ही आप यहाँ पे समझा सकते हो। तो फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही यहाँ पे लिखा होता है, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर हम फिगर अच्छी तरीके से और सही जगह पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होगी, राइट। इसी तरह और यहाँ पे तो कहाँ है जो नेट स्केच, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए नेट स्केच। फिर एक्सप्लेन डाई पेनिट्रेशन मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ पे भी देखो उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पे डाई पेनिट्रेंट मेथड की आप टेस्ट है वो आप आकृति के साथ आप समझाइए, लेकिन यहाँ पे हमें स्केच ड्रॉ करनी है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट की स्केच ड्रॉ करनी है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोफिलोग्राफ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये प्रोफिलोग्राफ का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आप समझाइए, लेकिन आपको समझाने के लिए भी यहाँ पे ये जो है ये शब्द यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन जो एक्सप्लेन लिखा है, एक्सप्लेन का मतलब होता है कि समझ जाइए, ठीक है। અને ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ તો જણાવો જે છે એ નહીં આવે, વર્ણવો આવશે। सो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन यानी कि समझाइए। तो समझाने के लिए आपको इसकी जो आकृति है वो थोड़ी बहुत तो आपको ड्रॉ करके यहाँ पे समझानी ही पड़ेगी। तो मुझे जो जितना पता था उसको उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अगर हम एक सही बात करें तो राइट ओनली दैट विच ही वांट। जो उन्होंने आपको पूछा है उसी का आपको आंसर देना है। उससे ज्यादा लिखोगे आप तो आपका जो टाइम है वो ज्यादा उसमें यूज हो जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो आपको शायद आते भी होंगे तो वो आप नहीं लिख पाओगे। इसीलिए मैंने इसका जो टाइटल है वो यही लिखा है कि राइट क्वेश्चन विथ राइट टाइम, ठीक है। टाइम भी उतना ही लेना चाहिए जितना वो क्वेश्चन के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अगर हमें 3 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में पूरा करना है, तो अगर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि हमें आधा घंटा ही मिलेगा एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए। एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 4 पूरा, उसके अंदर ए बी सी डी वो सभी के सभी पूरे करने के लिए क्वेश्चन 4 पूरा का पूरा एक जो 14 मार्क्स का होता है उसका पूरा 14 मार्क का जो होता है उसका पूरा करने के लिए आपको सिर्फ आधा घंटा ही मिलेगा। तो उसको उस तरह से डिवाइड करने के बाद ही आपको लिखना है, जिससे आपकी जो ग्रिप है दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि उसमें जो भी आपको लिखना होगा उसके लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है।
ओके, सो जो भी मुझे यहाँ पे पता था और जो भी मुझे ज़रूरी लगा अब तक के सभी एक्सपीरियंस के बाद, वो मैंने आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने आपको ये शेयर की है। तो आप भी अपने जो भी कलीग्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और या फिर फ्यूचर में देने वाले होंगे, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी पता चले कि सही तरीके से एग्ज़ाम में लिखने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। Okay, so thank you and best of luck you all for your further examinations and Jai Hind.